जी जनाब, तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को शुरू करते हैं। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की सबसे पहली जो बात हम लोग डिस्कस करेंगे वो है, और इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि IAS 16 ने प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की डेफिनेशन दी और उन्होंने उस वक्त बताया कि जनाब ये जो डेफिनेशन है दिस विल बी द गाइडिंग प्रिंसिपल टू आइडेंटिफाई के प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं। तो सबसे पहली बात ये कि उन्होंने ये डेफिनेशन जो थी ये एक पैराग्राफ की फॉर्म में दी थी। इस तरह से पॉइंट्स नहीं बनाए हुए थे जैसे मैंने अभी आप लोगों को बना के दिखाए हैं, लेकिन मैंने क्या किया है कि इनको इस तरह से पॉइंट्स में बना दिया ताकि हर बात अलग अलग तरीके से अलग अलग हम लोग उसके ऊपर फोकस कर सकें कि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं। अगेन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इन चीज़ों के ऊपर फोकस करें। आपको याद होगा कि जब आप इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग पढ़ रहे थे तो आपने उस वक्त क्या किया होगा, आपने पहले ही दिन डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन शुरू कर दी थी। तो हम लोग भी इसी तरीके से करेंगे, लेकिन कुछ बेसिक चीज़ें जिनके ऊपर फोकस करना ज़रूरी है वो हम लोग जो है वो उसको लेकर चल रहे होंगे। तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एक टेंजिबल आइटम्स हैं। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की डेफिनेशन जो सबसे पहली बात स्टैंडर्ड ने बताई हुई है कि ये टेंजिबल आइटम्स होते हैं, इंटेंजिबल्स नहीं होते। इंटेंजिबल्स को साइड पे रखें, उनको कोई और स्टैंडर्ड डील करेगा, हमारे रेलिवेंट वो नहीं है। ठीक है जी। तो IAS 16 ने सबसे पहले तो कुछ चीज़ों को साइड पे किया। उसने कहा कि इससे पहले कि आप लोग ये भी मेरे खाते में डालें, जो इनटेंजिबल आइटम्स हैं उनको मैं नहीं देख रहा, मैं सिर्फ और सिर्फ टेंजिबल आइटम्स को देख रहा हूँ जो कि हेल्ड फॉर यूज हैं। दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, हेल्ड फॉर यूज। सही है जनाब। अगर आपके पास कोई टेंजिबल आइटम्स हैं विच आर नॉट हेल्ड फॉर यूज तो वो यहाँ पे नहीं आएंगे। फॉर एग्जाम्पल, इसकी एग्जाम्पल करेंगे तो समझ आएगी। आपने कुछ चीज़ें अपने पास रखी हुई हैं फॉर सेल पर्पजेस, वो आपकी गुड्स हैं, वो आपका स्टॉक है, वो IAS 16 में नहीं आएगा, वो IAS 2 में आएगा और वो उसको डील करेगा। तो स्टैंडर्ड ने एक और चीज़ उठा के बाहर फेंकी। उसने कहा जी वो चीज़ें जो आपने सेल करने के लिए रखी हैं मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। जो चीज़ें जैसे फॉर एग्जांपल आप एक काम करते हैं, आप जूते बना के बेचते हैं, तो जो जूते पड़े हुए हैं वो आपकी गुड्स हैं, वो ठीक है, वो टेंजिबल आइटम्स हैं, वो फिक्स आइटम्स हैं। लेकिन आप फर्ज करें कि आप गाड़ियाँ बना के बेचते हैं, तो अगर आप गाड़ियाँ बना के बेचते हैं तो या गाड़ियाँ परचेज करके आगे सेल कर देते हैं तो गाड़ियाँ आपका एसेट नहीं है, गाड़ियाँ आपका स्टॉक है। गाड़ियाँ आपका नॉन करंट एसेट प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट नहीं है, वो आपका स्टॉक है। और स्टॉक कौन से स्टैंडर्ड में डील होगा? IAS 2 के अंदर। अच्छा जी, एक और एक्सेप्शन है जो मैं आपको बताता हूँ, आल्दो कि वो आपके सिलेबस में यहाँ पे करंटली शामिल नहीं है। आपने एग्जाम्पल के तौर पे चलें ज़रा सोचें, एक सिचुएशन बनाते हैं। आपका काम है कि आप गाड़ियाँ बना के बेचते हैं, लेकिन आपके पास कुछ पैसे आए, कुछ क्या बहुत सारे पैसे आएंगे। जब आप गाड़ियाँ बेच रहे हैं तो गाड़ियाँ बेचने वालों का तो पांचों घी में और सर कढ़ाई में होता है, वो तो इतना अमीर लोग होते हैं। तो जनाब जब आपके पास बहुत सारे पैसे आए, आपने क्या किया, आपने एक बिल्डिंग ली, उस बिल्डिंग को रेनोवेट करके अपने पास रख लिया और उस बिल्डिंग को अब आपने आगे सेल करना है। ठीक है। गाड़ियाँ आप बना के बेचते हैं, गाड़ियाँ इज़ योर स्टॉक। वो गाड़ियाँ जो आप अपने पर्सनल काम के लिए इस्तेमाल करते हैं वो आपका प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, वो IAS 16 में जाएगा। लेकिन वो गाड़ियाँ जो आप बना के बेचते हैं वो आपके स्टॉक में जाएगी। अच्छा, एक तीसरी कैटेगरी डेवलप हो गई है, समथिंग जो आप बना के नहीं बेचते, एवं आपने एक पंगा लिया, आपने एक एसेट परचेज किया, उसको थोड़ा बहुत ठीक करके आप आगे बेच रहे हैं। सो दिस इज व्हाट वी कॉल, गौर से देखिएगा, नॉन करंट एसेट्स हेल्ड फॉर सेल। नॉन करंट एसेट्स हेल्ड फॉर सेल, ये आपका करंट एसेट नहीं है, ये आपकी प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट बिल्कुल भी हरगिज भी नहीं है, ज़रा भी नहीं है। ये है नॉन करंट एसेट्स हेल्ड फॉर सेल और ये IFRS 5 में डील होता है। IFRS 5 नॉन करंट एसेट्स हेल्ड फॉर सेल। अब IFRS 5 नॉन करंट एसेट्स हेल्ड फॉर सेल भी आपके सिलेबस में शामिल नहीं है, उसको भी आपने बाहर निकाल दिया। तो अब वो तमाम टेंजिबल आइटम्स जो यूज़ के लिए आपके पास हैं, और यूज़ कहाँ पे है? इन द प्रोडक्शन। एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, वो जो आपका डिलीवरी इक्विपमेंट है,
रेंटल्स टू अदर, अगर आपने वो बिल्डिंग जो कि आपने परचेज की है और उसको आपने रेनोवेट करा के सेल करने की इंटेंशन से रखा हुआ है, तो वो आपका नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल है। नहीं पढ़ेंगे हम, टेंशन ही लेनी, इस सिलेबस में, इस सब्जेक्ट में नहीं पढ़ेंगे, इस टॉपिक में नहीं पढ़ेंगे, जब आपकी किस्मत में होगा तो आपको पढ़ा दिया जाएगा, पकड़ के पढ़ा दिया जाएगा, पढ़ू दिया जाएगा, आपने टेंशन नहीं लेनी। अच्छा, अगर आपने वही बिल्डिंग पे ये सोच लिया कि हम इसको रेंट के तौर पे देंगे, तो वो फिर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट IAS 16 में फॉल कर जाएगी, राइट। सो दिस इज द इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि जनाब ये IAS 16 जो है ये आप किस तरीके से कर रहे हैं। और फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस ये बात हम लोगों ने की, जो AC लगाया आपने, जो आपने फर्नीचर ले लिया, जो आपने कंप्यूटर्स लगाया, ये सारी की सारी चीज़ें, दीज आर योर नॉन करंट एसेट्स हेल्ड फॉर सेल। मैं रिपीट कर दूं कि वो एसेट्स जो आपने अपने इस्तेमाल के लिए रखे हैं या रेंट के लिए रखे हैं, वो नॉन करंट एसेट्स हैं, वो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट वाले हैं। इससे पहले मैंने नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल बोला था, तो आपने वो ज़रा उसको ठीक कर लेना है, दैट वाज अ स्लिप ऑफ टंग। अच्छा जी, एज एक्सपेक्ट एंड आर एक्सपेक्टेड टू बी यूज ड्यूरिंग मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड। ले जनाब, ये वही बात आ गई जो हमने शुरू में एसेट्स के हवाले से बात की थी कि नॉन करंट एसेट्स वो वाले एसेट्स होते हैं जो एक से ज़्यादा ईयर्स के लिए हमारे पास इस्तेमाल होते हैं। तो डेफिनेशन इज़ इंपॉर्टेंट, इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं ये आप लिखेंगे। हम बात करते हैं कि जब कभी हम एसेट को परचेज करेंगे, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को परचेज करेंगे, अब हम यहाँ से आगे अब प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट पढ़ने लगे हैं, और अगर कभी मैं प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की जगह पे एसेट बोल दूं तो आपको पता होना चाहिए कि आई एम टॉकिंग अबाउट प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, राइट। ओके, तो स्टैंडर्ड ने IAS 16 ने जो सबसे पहली जो बात बताई, जो सबसे पहला रूल, जो सबसे पहला गाइडिंग प्रिंसिपल, जो सबसे पहला एग्रीड अपॉन जो पॉइंट है वो बताया, वो ये था कि जब भी आप प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट परचेज किया करेंगे, इट शुड बी इनिशियली रिकॉर्डेड इन द अकाउंट्स ऑफ बिजनेस एट देयर कॉस्ट। जितने का लिया है उतने का रिकॉर्ड कर दें। अब ये बात भी आपको पता है, जब आप कोई एसेट परचेज करते हैं, फॉर एग्जांपल आपने एक फर्नीचर पॉइंट परचेज किया है, या चलें हम इसको चेंज करते हैं, आपने कोई AC परचेज किया है, तो जब आप AC को परचेज करेंगे तो आप उसकी एंट्री क्या करेंगे, आप उसकी एंट्री करेंगे एसेट अकाउंट डेबिट, ठीक है जी, एसेट अकाउंट डेबिट, एंड इफ यू हैव पेड कैश तो कैश अकाउंट क्रेडिट बाय रुपीज, जिस अमाउंट से आपने उसको परचेज किया है, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ दैट एसेट। लेट्स सपोज फॉर द पर्पस ऑफ सिंपलिसिटी हम कहते हैं कि 1 लाख रुपए का वो एसेट परचेज किया गया है, तो हम लोग एसेट अकाउंट को 1 लाख रुपए से डेबिट कर देंगे और कैश अकाउंट को 1 लाख रुपए से क्रेडिट कर देंगे। राइटिंग के हवाले से थोड़ा सा आपको जो है वो गुजारा करना होगा, क्योंकि कुछ इक्विपमेंट वगैरह जो है वो नए होते हैं, तो जब आप उनके ऊपर लिख रहे होते हैं तो आपको थोड़ा बहुत इसमें इशू का सामना करना पड़ सकता है। तो राइट एसेट यानी कि सब अकाउंट है जी इसका AC, ये आपने डेबिट कर दिया और कैश को क्रेडिट कर दिया, दिस इज द रिकॉर्डिंग। तो सबसे पहले हम लोगों ने जो बात की थी कि इनिशियल मेजरमेंट, अब हम वो शुरू करने जा रहे हैं कि एक एसेट को जब आप इनिशियली अपने पास रिकॉर्ड करेंगे, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के आइटम को रिकॉर्ड करेंगे, तो आपको उसको कॉस्ट पे रिकॉर्ड करना है। अब जितना ये इजी बात लग रही है, ये उतनी ही ज़्यादा टेक्निकल बात है, और एग्जामिनर को बहुत मज़ा आता है वो जब आपको इसमें तंग करता है, वो आपको कॉस्ट के कंपोनेंट्स देता है, वो कहता है जनाब ये चीज़ लगी, ये चीज़ लगी, ये चीज़ लगी, बताएं इनमें से कौन कौन सी चीज़ें कॉस्ट का पार्ट होंगी। लेट्स सपोज एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, मैं आपको कहता हूँ कि जनाब AC की मार्केट प्राइस है, AC की जो सेल प्राइस है जिसके ऊपर वो मार्केट कर रहे हैं उसको, किसी भी ब्रांड का AC जो है, और वो बेच रहे हैं 1 लाख रुपए का। हम जाते हैं दुकान पे और हम लोग जो है ना वो उनसे बात करते हैं और उन्हें हम बस ऑर्डर करते हैं कि भाई प्राइस कम कर दो, तो वो प्राइस कम कर देता है। ऐसे तो हरगिज़ नहीं होता, आपको याद होगा ये उल्टे हाथ का काम होता है, हम उल्टे हाथ से उसके पाँव पकड़ लेते हैं कि यार खुदा के वास्ते पैसे थोड़े से कम कर दो। हम लोग बहुत ज़्यादा बार्गेन करते हैं, बहुत सारे तरले वास्ते मिन्नतें डालते हैं, सब लोगों को बीच में इंक्लूड करते हैं, उसे कहते हैं अपनी फटी हुई जेब भी दिखाते हैं, उसे कहते हैं कि यार ये तो भाई 1 लाख रुपए तो बहुत ज़्यादा है, तुम इसको कम करो, ठीक है। और करते कराते वो बंदा भी आगे से तेज़ होता है, उसने भी आपकी तरह के लोग, उसने भी हमारी तरह के, इस तरह के लोग, आपकी और हमारी तरह के नहीं कहना चाहिए, इस तरह के लोग उसने जो है ना वो रोज़ाना हैंडल किया होता है, तो वो कहता है ठीक है यार 95,000 की जो है ना ये आपको AC मिल जाएगा, ओके।
अब ज़रा सोचें कि आपके लिए ये जो एसेट है ये 1 लाख रुपए का है कि 95,000 का है. व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ एसेट? कॉस्ट ऑफ एसेट इज समथिंग जो कि आपको बेयर करनी पड़ी है. मार्केट में उसकी जितनी मर्जी प्राइस थी, जितनी मर्जी प्राइस पे वो बेच रहे थे, आपको अगर 95,000 का मिला है तो आप इसको 95,000 का रिकॉर्ड करेंगे. सो द एंट्री विल बी दैट वी आर गोइंग टू रिकॉर्ड दिस परचेज एट 95,000 रुपीज. राइट. अच्छा जी, तो सबसे पहली जो चीज़ है वो ये है कि ये हमें जितने का मिला है हमने उतने का इसको रिकॉर्ड करना है. बल्कि एक और चीज़ है, फर्ज करें कि आपको 95,000 रुपीज़ का ये एसी मिला, लेकिन आप उसको लेके आ रहे थे, आपको उसको लेके आने के लिए 2,000 रुपये देने पड़े गाड़ी वाले को, जिस गाड़ी में आपने उसको लाद के लेकर आए, और उसके बाद आपने उसको फिटिंग करवाई तो फिटिंग करने वाले ने 2,000 रुपये ले लिए और उसका फिटिंग का जो इक्विपमेंट है वो 2,000 रुपये का आया. तो 2,000 रुपये उसको लाने के लग गए, 2,000 रुपये उसको लगाने के लग गए और 2,000 रुपये उसको लगवाने के लग गए. ठीक है जी, तो टोटल 6,000 रुपये आपके इसके ऊपर एडिशनल खर्चा आ गया. तो अब आपसे कोई पूछे कि हाँ भाई ये एसी कितने का पड़ा, तो आप ये थोड़ी कहेंगे 95,000 का, आप कहेंगे कि ये तो मुझे पड़ा है 1,01,000 रुपये का. ठीक है, क्यों? क्योंकि एसेट की कॉस्ट में वो तमाम चीज़ें भी शामिल होती हैं जो कि उसको लाने में, उसको लगाने में, उसको लगवाने में लगी हैं. और इसके ऊपर भी बड़ी डिटेल से स्टैंडर्ड ने डिस्कशन किया. इंशाल्लाह कुछ वीडियोस के बाद हम लोग कॉस्ट के कंपोनेंट्स के ऊपर भी बड़ी डिटेल से बात करेंगे कि जनाब कॉस्ट में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं, कौन सी चीज़ कॉस्ट में शामिल नहीं है. कभी आपने कोई स्पेशल रिक्वेस्ट कर दी तो क्या वो कॉस्ट का पार्ट होगी या नहीं होगी. तो अभी हम उस चीज़ को थोड़ा सा साइड पे कर रहे हैं. इस वीडियो का जो हमारा टारगेट है डैट वी आर गोइंग टू डिस्कस कि जब भी हम लोग एसेट परचेज करते हैं हम लोगों ने एसेट को उसकी कॉस्ट पे रिकॉर्ड करना है. और कॉस्ट पे रिकॉर्ड करने के लिए जो उसकी एंट्री है, जो उसकी अकाउंटिंग एंट्री है वो है एसेट अकाउंट डेबिट. और अगर आपने कैश से पे किया है तो कैश अकाउंट क्रेडिट, बैंक से पे किया है तो बैंक अकाउंट क्रेडिट, और अगर आपने पे नहीं किया तो आप उसको एक लाइबिलिटी के तौर पर रिकॉर्ड करेंगे और वो लाइबिलिटी आपकी क्रेडिट हो जाएगी. करंट लाइबिलिटी वो कहलाएगी आपकी, और करंट लाइबिलिटी इसके अंदर प्रेजेंट होगी जब तक आप उसको पे नहीं करते हैं. सो दिस वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ इनिशियल मेजरमेंट. हम एसेट को उसकी कॉस्ट पे रिकॉर्ड करते हैं. दिस इज व्हाट वी डू. ठीक है जी, कि हम एसेट को उसकी कॉस्ट पे रिकॉर्ड करते हैं जब एसेट आता है. जब एसेट आ जाता है, जब एसेट हमारे पास इंटेंडेड लोकेशन एंड कंडीशन पे पहुंच जाता है, हम उस वक्त जो है ना वो उसकी एंट्री रिकॉर्ड कर लेते हैं कि दिस इज द एसेट दैट वी हैव परचेज. ठीक है जी, तो अब इसकी एग्जांपल ले लेते हैं. फर्स्ट करें कि आपने एक एसेट परचेज किया है और वो एसेट आपने परचेज किया है 22 तारीख को, और उसके बाद वो एसेट लाके आपने अपने पास रख दिया. एसेट आपकी विसिनिटी में आ गया है, आपके ऑफिस में आ गया, आपके गोदाम में पड़ा हुआ है, और आपने उसको लगवाने में बहुत टाइम लगा दिया, ज़ाया कर दिया कि जनाब ये इसको फिट कराना है. आपने उसको फिट कर दिया लेकिन अभी चलाया नहीं, उसकी कोई तार नहीं लगाई आपने, या कोई और चीज़ आपने इस तरह से मिस कर दी. तो जब तक वो एसेट आपका फिट होके चलने के काबिल नहीं हो जाएगा उस वक्त तक हम उसको एज एन एसेट रिकग्नाइज नहीं करेंगे. उससे पहले जो खर्चे हो रहे हैं फिर उनको क्या करेंगे सर, वो भी मैं आपको बताऊंगा. सारा कुछ अभी बता दिया तो फिर अगली वीडियो में क्या बताना है. ठीक है, तो आपने परेशान नहीं होना, वो सारी बातें मैं आपको बताऊंगा. लेकिन अभी देख लीजिए कि हम लोग एसेट को रिकॉर्ड कब करते हैं. स्टैंडर्ड कहता है कि व्हेन इट इज इन लोकेशन एंड कंडीशन. ठीक है, जब ये उस लोकेशन में है और उस कंडीशन में है. कौन सी लोकेशन, कौन सी कंडीशन? एज इंटेंडेड बाय द मैनेजमेंट. एज इंटेंडेड बाय द मैनेजमेंट. जब आपने इसको परचेज किया था, जब आपने इसको लाने का प्लान बनाया था, तो उस वक्त आपने जो इंटेंशन थी आपकी कि यार इस एसेट को ये यहाँ पे आके यहाँ पे फिट होगा, ऐसे करके चलेगा और इससे ऐसे करके हम पैसे कमाएंगे और पैसा ही पैसा होगा. ठीक है, तो जो वो आपकी इंटेंशन थी लोकेशन की और कंडीशन की, जब तक आपका एसेट उस लोकेशन और कंडीशन में नहीं आएगा आप उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे. क्या करेंगे बाद में बताऊंगा. लेकिन ये था आंसर व्हेन का, कि हम लोग इसको कब रिकॉर्ड करेंगे. एंड हाउ, दिस इज हाउ वी रिकग्नाइज द एसेट. वी
pass this double entry, we debit asset and we credit bank cash or liability, whatever that has been paid or that has been recorded as liability as well. इनमें से जो भी चीज़ जिस तरीके से रिकॉर्ड की गई हम उसको उस तरीके से लेकर चलते हैं. तो जनाब दिस इज व्हाट, व्हेन एंड हाउ ऑफ इनिशियल मेजरमेंट. एक और चीज़ मैं आपको बताता चला जाऊँ. FAR 1 के सिलेबस के अंदर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, वो ये है कि ICAP ने आपको कहा है कि आप लोग अपनी जो बुक्स हैं ओरिजिनल IFRS जो हैं वो उनको भी आपने फॉलो करना है. तो ओरिजिनल IFRS के अंदर इस तरह की निटी ग्रिटीज़ मौजूद होती हैं, इस तरह की छोटी छोटी डिटेल्ड बातें मौजूद होती हैं जिनको डिस्कस करना, जिनको पढ़ना समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. प्रॉब्लम ये होती है कि हम लोग इस तरह की चीज़ों पर फोकस नहीं करते. अब देखें हमारा इस वक्त तक तकरीबन 1 घंटे के लेक्चर्स हो चुके हैं, लेकिन हमने अभी तक कोई कैलकुलेशन नहीं किया है. तो बच्चों को लगता है कि अकाउंटिंग इज़ जस्ट कैलकुलेशन एंड डबल एंट्री एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. लेकिन जब आप इस लेवल पे हैं आपने उन रूल्स को पढ़ना है, उन रूल्स को समझना है, उन रूल्स की निटी-ग्रिटीज़ में घुसना है और उसको अप्लाई करना है रियल लाइफ एग्जाम्पल्स में. और देखिए ये जो माइंडसेट अभी हमने डिस्कस किया कि एसेट को कब रिकॉर्ड किया जाए, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. क्योंकि जब एसेट रिकॉर्ड हो जाता है उसके बाद उसकी डेप्रिसिएशन स्टार्ट होती है. तो एसेट की डेप्रिसिएशन एक 6 महीनों की लेनी है या 5 महीनों की लेनी है या 4 महीनों की लेनी है, इससे आपके जो डेप्रिसिएशन की अमाउंट है उस पर फ़र्क पड़ेगा, उससे आपकी नेट बुक वैल्यू पे फ़र्क पड़ेगा, उससे आपके प्रॉफिट पे फ़र्क पड़ेगा, उससे कंपनी की अर्निंग पर शेयर पे फ़र्क पड़ेगा इस डिसीजन की वजह से. तो नाउ वी आर गोइंग टू ब्रॉडन आवर माइंडसेट. अभी हम लोग अपना माइंडसेट, अपना स्कोप बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं. सिर्फ वो जो अन्य कैलकुलेशन कर रहे होते हैं उससे हम बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं और अब हम इस स्टैंडर्ड को पूरा एक अच्छे तरीके से समझने की कोशिश कर रहे हैं कि व्हाट आर द रूल्स, व्हाट आर द गाइडिंग प्रिंसिपल्स जो कि हमें ये बताते हैं कि अकाउंटिंग किस तरीके से करनी चाहिए. आई होप कि आपने ये चीज़ समझी होगी. हम लोग अगली वीडियो में इसी टॉपिक को, इसी कॉन्सेप्ट को आगे लेकर चलते हैं. थैंक यू वेरी मच.